हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ डार्क शैडोज़ मूवी के बारे में। ये मूवी एक फैंटेसी और हॉरर मूवी है। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 11 मई 2012 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था टिम बर्टन ने और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2। चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी की शुरुआत में हम कॉलिंस परिवार को देखते हैं जो काफ़ी अमीर लोग हैं और इस परिवार में हम 3 लोगों को देखते हैं जिसमें एक छोटा लड़का बर्नाबस और उसके माता पिता होते हैं। दरअसल बर्नाबस के पिता का मछली पकड़ने का व्यापार होता है और उन्होंने ही समुद्र के पास एक टाउन को बसाया होता है जिसका नाम कॉलिंग स्पॉट होता है। और अब हम देखते हैं कि बर्नाबस के पिता उसे समझा रहे होते हैं कि सबसे बड़ी दौलत परिवार है, इसीलिए हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखना। इसके बाद दिखाया जाता है कि कॉलिंग्स परिवार अपने 15 साल लगाकर एक मेंशन को तैयार करवाया है जिसका नाम कॉलिंग्स वुड रखा गया है जो बर्नाबास और उसके परिवार का था। अब मूवी कुछ साल आगे बढ़ती है। अब बर्नाबास बड़ा हो चुका है और उसका अफेयर उसके घर काम करने वाली एक सर्वेंट एंजेलिका के साथ होता है। अब एंजेलिका बर्नाबास से कहती है कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करो, लेकिन बर्नाबास ऐसा करने से मना कर देता है, जिस बात से एंजेलिका नाराज होकर काला जादू करके उसके माता पिता के ऊपर एक पत्थर की मूर्ति गिरवा देती है जिसमें दबकर उन दोनों की मौत हो जाती है। और बर्नाबास को यकीन था कि उसके माता पिता के साथ कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि उन्हें काले जादू से मारा गया था। इसीलिए वो खुद भी काले जादू की किताबें पढ़ने लगता है और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसे जॉसेट नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और जॉसेट को भी बर्नाबास से प्यार हो जाता है। पर इस बात का पता चलते ही एंजेलिका फिर से एक बार काले जादू का सहारा लेकर जॉसेट को अपने बस में कर लेती है, जिसके बाद हम जॉसेट को देखते हैं जो एक ऊंची चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं अपने प्यार को मरता देख बर्नाबास भी उसी चट्टान से कूद पड़ता है, लेकिन एंजेलिका उसे श्राप देकर वैम्पायर में बदल देती है, जिस कारण इतनी ऊंचाई से कूदने पर भी वो नहीं मरता। फिर एंजेलिका, जो अब भी बदले की आग में जल रही थी, वो गांव वालों को लेकर बर्नाबास के घर जाती है, जहां पर वो वैम्पायर बने बर्नाबास को एक ताबूत में बंदकर उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं। और इस तरह 200 साल बीत जाते हैं और अब हम 1972 का समय देखते हैं, जहां एक लड़की विक्टोरिया ट्रेन से कॉलिंगवुड की तरफ जा रही होती है। विक्टोरिया फिर एक कार से लिफ्ट ले लेती है। वो लिफ्ट लेकर कॉलिंगवुड पहुंच जाती है, जहां उसे घर की दीवार पर बर्नाबास की तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो एक सर्वेंट से सवाल करती है कि ये कौन है। और तभी वहां पर एलिजाबेथ विक्टोरिया को बताती है कि ये बर्नाबास की तस्वीर है जो कॉलिन परिवार का महान सदस्य था। वहीं हमें ये भी जान पाते हैं कि एलिजाबेथ भी कॉलिन्स परिवार का ही हिस्सा है और एलिजाबेथ न्यूज़पेपर में ये छपवाती है कि उसे एक नैनी की ज़रूरत है जो डेविड का ख्याल रख सके, जिस पर विक्टोरिया एलिजाबेथ से डेविड की मां के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि डेविड की मां की डेथ समुद्र में डूबकर हो गई थी। जिसके बाद वो विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से मिलवाती है। अब रात में डिनर के टाइम विक्टोरिया डेविड के पिता रॉजर से मिलती है और साथ ही साथ डिनर टेबल पे एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जूलिया वहां पर आती है। दरअसल डेविड का कहना था कि वो अपनी मां को देख सकता है, जिस पर एलिजाबेथ को लगता है कि उसे एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इसीलिए उसने डॉक्टर जूलिया को डेविड की थेरेपी के लिए यहाँ पर बुलाया होता है। और इसी बीच विक्टोरिया को कुछ दूर पर एक आदमी नजर आता है जिसने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी होती है। वो कोई और नहीं बल्कि डेविड ही होता है। अब यहाँ पर डेविड उसे बताता है कि उसने विक्टोरिया को डराने के लिए ऐसा किया था, लेकिन विक्टोरिया उससे नहीं डरी। और फिर ये सीन यहीं पर कट होकर विक्टोरिया के रूम की ओर मुड़ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टोरिया के कमरे के सामने कोई चादर ओढ़कर खड़ा होता है, जिस पर उसे ऐसा लगता है कि चादर ओढ़कर डेविड ही है वहाँ पर। इसीलिए विक्टोरिया उस चादर को हटा देती है, लेकिन वहाँ पर उसे जॉसेट की आत्मा दिखाई देती है जो विक्टोरिया को बताती है कि वो आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दूर पर वर्कर्स जेसीबी मशीन से जमीन को खोदते हुए देखते हैं, जहां उन वर्कर्स को वही ताबूत मिलता है जिसमें बर्नाबास को कैद किया गया था। अब यहां वर्कर्स का सुपरवाइजर ताबूत के ऊपर बंदी चैनों को तोड़ देता है, जिससे बर्नाबास अपनी कैद से आज़ाद होकर एक एक करके वहां सभी वर्कर्स का खून पीकर उन्हें जान से मार देता है। जिसके बाद वो अपने घर कॉलिंसवुड आ जाता है, जहां उसे घर का नौकर बिली मिलता है
जिसे बरनाबस हिप्नोटाइज करके अपने बस में कर लेता है। फिर बरनाबस उससे पूछता है कि क्या इस घर में अब भी कॉलिंस परिवार के लोग रहते हैं, जिस पर बिली हाँ में जवाब देता है। फिर बरनाबस घर के अंदर जाकर सभी चीज़ों को देखने लग जाता है, क्योंकि अब उसके घर की हालत काफ़ी ख़राब हालत में थी। अब वहीं उसे कैरोलीन और डेविड भी मिलते हैं, जहां कैरोलीन बरनाबस को देखकर सोचती है कि वो कोई पागल है, जिस पर डेविड उसे दीवार पर लगी बरनाबस की तस्वीर दिखाता है, जिस पर बरनाबस कहता है कि मैं कई घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा रहा, तब जाकर आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई। और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आकर बरनाबस को बच्चों से दूर रहने के लिए कहती है, जिस पर कैरोलीन कहती है कि ये खुद को हमारा रिलेटिव बता रहा है। जिस बात को सुनकर एलिजाबेथ बरनाबस को अकेले में बात करने के लिए कहती है, जहां वो उसे बहरूपिया समझती है, लेकिन बरनाबस खुद को उसका रिलेटिव साबित करने के लिए एक गुप्त तहखाने में लेकर जाता है, जहां बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं, जिसे देखकर एलिजाबेथ एकदम से हैरान रह जाती है और साथ ही साथ उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कॉलिंस परिवार का बेटा बरनाबस ही है। अब यहाँ पर बरनाबस एलिजाबेथ को अपने वैम्पायर होने की बात बताते हुए कहता है, मैं किसी भी कॉलिंस को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद हम पूरे कॉलिंस परिवार को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहां एलिजाबेथ सबको बताती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। और तभी वहां पर डॉक्टर जूलिया आ जाती है, जिसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए एलिजाबेथ कहती है कि डेविड की ये डॉक्टर हैं। ये सुनकर बरनाबस कहता है कि हमारे टाइम में मेल्स ही डॉक्टर हुआ करते थे। फिर बातों ही बातों में बरनाबस अपने फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि हमारा बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि एंजल वे नाम की औरत ने मछुआरों से डील करके फिशिंग बिजनेस पर कब्जा जमा लिया है। और इसी बात पर वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है, जिसकी शक्ल जोसेफ की तरह दिखती थी, जिसको देखते ही बरनाबस उसे देखकर जोसेफ कहकर बुलाता है, जिस पर फिर विक्टोरिया उसे अपना परिचय देती है। अब हम आगे बढ़ते हुए एंजल वे को अपने ऑफिस में देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि एंजेलिका ही होती है। दरअसल एंजेलिका एक विच होती है, इसीलिए वो 200 साल के बाद भी जिंदा थी। और ऑफिस में उसे ये पता चलता है कि पिछली रात को कुछ हुआ था, जहां वर्कर्स को एक ताबूत मिला था, जिसके बाद किसी ने उन सभी को मार दिया। अब ये पता चलते ही एंजेलिका यानी कि एंजल वे ये समझ जाती है कि बरनाबस आज़ाद हो गया। फिर वो ऑफिस से निकलकर कॉलेज बोर्ड पहुंच जाती है, जहां उसे एलिजाबेथ और बरनाबस मिलते हैं। अब यहाँ बरनाबस एंजल वे को देखकर ये समझ जाता है कि वो एंजेलिका ही है। तब बरनाबस उससे फिशिंग बिजनेस के बारे में बात करता है, जिस पर एंजेलिका कहती है अब ये बिजनेस मेरा है। वहीं एंजेलिका के जाने के बाद एलिजाबेथ बरनाबस को मोटिवेट करती है कि वो वापस से बिजनेस खड़ा कर सकता है, जिस पर फिर से बरनाबस इस घर को यानी कि कॉलिंस वुड को मरम्मत करवाता है, जिसके बाद वो कुछ बड़े मछुआरों को हिप्नोटाइज करके कॉलिंस परिवार के लिए तैयार करवा लेता है और इस तरह उसका बिजनेस फिर से चल पड़ता है। फिर एक दिन डॉक्टर जूलिया बरनाबस के बारे में जानने के इरादे से उसे हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब कुछ पता कर लेती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि वो एक वैम्पायर है, जिस बारे में वो एलिजाबेथ से बात करती है। जहाँ एलिजाबेथ उसे ये बात राज रखने के लिए कहती है, क्योंकि बरनाबस इस घर में रहने वालों को नहीं मारेगा। वहीं दूसरी तरफ बरनाबस कैरोलीन से आज के ज़माने में प्यार कैसे होता है इस बारे में पूछता है, तो कैरोलीन उससे कुछ टीनेजर से मिलने के लिए कहती है, जिससे बरनाबस ऐसा ही करता है। जहाँ वो टीनेजर से सब कुछ सीखने के बाद उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर बिना खून के मैं नहीं रह पाऊँगा, इसीलिए मजबूरी में तुम सबको मार रहा हूँ। इसके बाद वो उन सबको मार देता है। अगले दिन हम डॉक्टर जूलिया को बरनाबस का खून निकालते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने बरनाबस को यकीन दिला दिया था कि वो उसका सारा खून निकालकर उसके अंदर इंसानी खून डाल देगी, जिससे वो वापस से इंसान बन जाएगा। जिसके बाद अब बरनाबस और विक्टोरिया को एक साथ हम देखते हैं, जिसको देखकर हमें ये समझ में आ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब उसी शाम बरनाबस एंजेलिका से मिलता है, जहां एंजेलिका उसे चेक देकर उससे ये कहती है कि तुम ये पैसे लेकर फिशिंग बिजनेस को छोड़ दो, पर बरनाबस ऐसा नहीं करता है, जिस पर
फिर एंजेलिका उसे साथ में मिलकर बिजनेस चलाने का ऑफर देती है, लेकिन बर्नाबास अब भी एंजेलिका के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। और इधर विक्टोरिया को रात के टाइम एक सपना आता है, जिसमें वो सपने में बचपन को देखती है। दरअसल उसे बचपन से लोगों की आत्माएं दिखा करती थी, पर उसके घर वालों को लगता था कि वो पागल है, इसीलिए उन्होंने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। जिसके बाद उसकी नींद खुल जाती है और अब उसे उसके सामने जोसेफ की आत्मा दिखाई देती है, जो विक्टोरिया से मदद मांगते हुए ठीक उसी तरह ऊंचाई से कूद जाती है जैसे उसने आत्महत्या करते हुए किया था। अब दूसरे दिन बर्नाबास एलिजाबेथ से कहकर अपने घर में पार्टी रखवाता है, जिसमें शहर के बहुत सारे लोग आते हैं और इस पार्टी के दौरान डेविड के पिता रॉजर्स का अफेयर दिखाते हैं, जहां पर विक्टोरिया दूसरी तरफ बर्नाबास को बताती है कि उसे बचपन से आत्माएं दिखाई देती हैं और एक औरत की आत्मा ने उसे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं। उन दोनों को ऐसा करते हुए एंजेलिका देख लेती है, जो बिना इनविटेशन के ही इस पार्टी में आई थी। फिर बर्नाबास डॉक्टर जूलिया के पास जाता है, जो अपने शरीर में उसका खून चढ़ा रही होती है, जिसे देखकर बर्नाबास समझ जाता है कि डॉक्टर जूलिया उसे इंसान नहीं बल्कि खुद को अमर बनाना चाहती है। जिस बात का पता चलते ही वो उसे जान से मार देता है। उसे जान से मारकर उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। वहीं बर्नाबास को रॉजर्स की हरकतों से ये पता चल चुका था कि उसने सिर्फ पैसों के लिए ही डेविड की मां से शादी की थी, इसीलिए वो उसे दो ऑप्शन देता है। पहला ये कि कॉलिंसवुड में रुककर डेविड का अच्छे पिता की तरह ख्याल रखे, नहीं तो दूसरा ये वो पैसे लेकर हमेशा के लिए वहां से चला जाए। जिस पर रॉजर्स पैसे लेकर घर छोड़कर चला जाता है। अब रॉजर्स को जाता देख डेविड बहुत दुखी होता है, जबकि बाकी लोग रॉजर्स को जाता हुआ देख रहे होते हैं। और तभी धूप के कारण बर्नाबास का शरीर जलने लग जाता है, जिसे देखकर डेविड वहां से चला जाता है। जिसे देखकर विक्टोरिया भी समझ जाती है कि वो इंसान नहीं है, इसीलिए वो भी उससे दूर हो जाती है। जिसके बाद बर्नाबास एंजेलिका के पास जाता है और उससे श्राप से मुक्त करने के लिए कहता है, लेकिन एंजेलिका इसके लिए मना कर उसे फिर से वही ऑफर देती है कि वो इसके साथ बिजनेस कर सकता है और साथ ही साथ वो दोनों प्रेमी की तरह रहेंगे। पर बर्नाबास पहले की तरह इस बार भी उसे मना कर देता है। लेकिन बातों ही बातों में एंजेलिका डॉक्टर जूलिया के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि बर्नाबास ने डॉक्टर जूलिया की हत्या कर दी है। जिस पर बर्नाबास स्वीकार कर लेता है कि उसने डॉक्टर जूलिया को मारा है। जिसके बाद एंजेलिका बर्नाबास द्वारा ऑफर को ठुकराने की वजह से उसे ताबूत में कैद करके सबसे पहले उसकी फिशिंग फैक्ट्री को आग लगवा देती है। और आग लगवाने के बाद वो बर्नाबास को ताबूत में कैद करके घने जंगल में एक टूटे फूटे घर में रखवा कर वहां से चली जाती है। पर तभी वहाँ डेविड आ जाता है, जिसे उसकी माँ की आत्मा ने बर्नाबास का पता बताया था, और वो आते ही बर्नाबास को आज़ाद कर देता है। जबकि दूसरी तरफ एंजेलिका टाउन के लोगों को बर्नाबास की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें बर्नाबास ने डॉक्टर जूलिया की हत्या वाली बात को कबूल किया था, जिस बात को आधार बनाकर वो पुलिस वालों को लेकर कॉलिंसवुड पहुंच जाती है, जहां पर उसे बर्नाबास मिलता है। और बर्नाबास पुलिस और सभी टाउन के लोगों के सामने एंजेलिका के गले पर काटता है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि वो एक वैम्पायर है। लेकिन इतने पर भी एंजेलिका के ना मरने से टाउन के लोग ये भी समझ जाते हैं कि वो खुद भी इंसान नहीं है। अब यहाँ पर ये रिवील होता है कि एंजेलिका एक चुड़ैल है। जिसके बाद अब हम इन दोनों में खतरनाक फाइट होते हुए देखते हैं, जिस लड़ाई के दौरान हमें ये पता चलता है कि कैरोलिन एक वेयरवुल्फ है, जो खुद भी एंजेलिका पर टूट पड़ती है। लेकिन एंजेलिका उन दोनों पर अकेली ही भारी पड़ती है। अब उन दोनों को हारता देख डेविड यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर एंजेलिका कहती है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ पाओगे। जिस पर डेविड कहता है कि मैं नहीं, तुम्हें मेरी माँ सबक सिखाएगी। और ऐसा कहते ही उसकी माँ की आत्मा एंजेलिका पर टूट पड़ती है, जिस कारण एंजेलिका एक बड़े से झूमर पर जाके गिर जाती है। और अब इस सब में हमें ये भी पता चलता है कि डेविड की माँ खुद समुद्र में नहीं डूबी थी, बल्कि एंजेलिका ने उसे मारा था, और इस बात का बदला उसकी माँ ने एंजेलिका से ले लिया। जिसके बाद एंजेलिका समझ जाती है कि वो मरने वाली है, इसीलिए वो अपना दिल निकाल कर बर्नाबास को दे देती है।
और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। पर तभी डेविड बताता है कि विक्टोरिया उसी चट्टान की तरफ गई है जिस चट्टान से गिरकर जोसेफ ने आत्महत्या कर ली थी। दरअसल उसे ये बात उसकी माँ की आत्मा ने बताई थी, इसीलिए अब बरनाबस चट्टान की तरफ जाता है जहाँ विक्टोरिया कहती है कि मैं भी वैम्पायर बन के तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन इस पर बरनाबस इस बात के लिए राज़ी नहीं होता है, जिसके बाद विक्टोरिया उस चट्टान से नीचे कूद जाती है, जिसे बचाने के लिए बरनाबस भी कूद पड़ता है। उसे ज़मीन पर गिरने से पहले उसे काट लेता है। इससे अब विक्टोरिया भी वैम्पायर बन चुकी थी। अब मूवी के आखिरी में हमें समुद्र की गहराई में मौजूद डॉक्टर जूलिया की लाश को दिखाया जाता है, जो अपनी आंखें खोलती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।